आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मेरा नाम अमन गुप्ता है और मैं लेकर आ गया हूं 7 अप्रैल की शाम का न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। चलिए बताते हैं आज किन खबरों पर करेंगे बात। तो कोरोना उन लोगों को भी हो रहा है जिन्होंने वैक्सीन ले ली है, लेकिन इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन लेना जरूरी है ताकि परिस्थिति गंभीर ना हो। और कुछ खबरें वैक्सीन के एडवर्स इफेक्ट की भी आ रही हैं। तो ऐसी उलझन में क्या करें, वैक्सीन लें या ना लें, और क्या ऐसी परिस्थिति में एफिकेसी के दावों पर भी सवाल उठाना बनता है। एंटीलिया केस में आरोपी और सस्पेंड पुलिस अधिकारी सचिन वाझे 2004 में पहले भी सस्पेंड हो चुके हैं। तो उनकी पुलिस में वापसी किसके कहने पर हुई थी और अपनी सफाई में सचिन वाझे ने क्या जवाब दिया है। इसके बाद बात होगी रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के भारत दौरे की, क्यों वो इतनी जल्दबाजी में आकर चले भी गए, और S-400 मिसाइल सिस्टम की डील रूस से न लेने के लिए अमेरिका के दबाव को भारत कैसे झेल रहा है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि रूस अफगान शांति वार्ता में भारत को लेकर क्यों नहीं चलना चाहता। और IPL में खेलने वाली कई टीमों के खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। ऐसे में इसका खेल और खिलाड़ियों या टीमों पर क्या प्रभाव होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हेडलाइन सुनिए खुशबू कुमार से। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पंजाब सरकार ने राज्य में 30 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ये कर्फ्यू प्रदेश के सभी जिलों में रात को 9 बजे से शुरू होगा और सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 11 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कार में अकेले बैठे शख्स के लिए भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें व्हाइट गुड्स यानी AC, LED और हाई फ्रीक्वेंसी सोलर PV मॉड्यूल्स के क्षेत्र में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम को मंजूरी दी गई है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में 22 अप्रैल को मथुरा कोर्ट सुनवाई करेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर यह याचिका दाखिल की गई है। याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है। पूर्वी इंडोनेशिया के लिम्बांता में हुए भूस्खलन के बाद अब भी बारिश लगातार जारी है, जिसके चलते लापता लोगों की तलाश में परेशानी आ रही है। इस तबाही में मौत का आंकड़ा 126 पहुंच गया है। अदोनारा द्वीप के ईस्ट फ्लोरेस जिले में अब तक 67 लोगों की लाशें बरामद की गई है, जबकि 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। फोर्ब्स मैगजीन की नई सूची के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। लिस्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जैक मा को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे धनी व्यक्ति, जबकि जेफ बेजोस लगातार चौथे साल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 10.5% GDP की बढ़त का अनुमान लगाया है। मौद्रिक नीति की बैठक में ब्याज दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार रखा गया है। और ICC के अंतरिम जियोफ अलाडिस ने कहा है कि उनके पास इस साल के अंत में भारत में होने वाले T20 विश्व कप के लिए बैकअप प्लान है और कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के बावजूद इसे भारत से हटाने के किसी भी विचार के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। भारत में पिछले 2 दिन से 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले आ रहे हैं। आज 600 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात तमाम राज्य हैं जो कड़ाई से कोरोना से निपटने के इंतजाम कर रहे हैं। इन हालातों के बीच सरकार और लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हैं वो लोग जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी वो लोग जो कोरोना वायरस लोड हैं यानी पॉजिटिव हैं, मगर उनमें कोरोना के लक्षण या तो बहुत कम हैं या तो नजर ही नहीं आ रहे। आज तक ने हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया और कन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर के अग्रवाल से बात की और उनसे ये पूछा कि क्या बिना लक्षण वाले लोग उतने ही गंभीर हालात में जा सकते हैं जितना लक्षण वाले मरीज जाते हैं। इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक लोग सीरियस नहीं होने चाहिए। अगर वो सीरियस हो रहे हैं वो तभी होगा जब आपको लो ग्रेड सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन होगा या आपके शरीर में खून पहले से गाढ़ा होगा, यानी कि आपको खून गाढ़ा होने की प्रॉब्लम है। ये तभी होता है जब आपके शरीर में C रिएक्टिव प्रोटीन 1 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है और 10 मिलीग्राम पर लीटर से कम है, जिसे साइलेंट इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। अगर आपको साइलेंट इन्फ्लेमेशन है तो फिर हल्का कोविड भी थोड़े दिनों के बाद में खतरनाक हो सकता है।
तो ये थे डॉक्टर के अग्रवाल। और कोरोना को रोकने के लिए अब नाइट कर्फ्यू का जो दौर महाराष्ट्र से शुरू हुआ वो अब दिल्ली होते हुए पंजाब तक पहुंच गया। पंजाब में भी 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा है। हालांकि नाइट कर्फ्यू को लेकर लोग तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं कि रात में तो लोग वैसे ही सड़कों पर नहीं होते, तो इसका मतलब क्या है। लोग कह रहे हैं कि सरकार या कोर्ट चुनाव वाले राज्यों में जो रैलियों में भीड़ हो रही है उसके लिए कोई नियम लेकर क्यों नहीं आती। वहीं ट्विटर पर आज कई छात्रों ने बोर्ड एग्जाम कैंसिल करने के लिए हैशटैग वायरल कराया। तो दूसरी लहर के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस बीच कुछ राज्यों ने वैक्सीन को लेकर चिंता व्यक्त की है, कहा है कि वैक्सीन की डोज खत्म हो गई है। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि वो सबको वैक्सीन देने पर विचार करे, ना कि सिर्फ 45 से ऊपर की उम्र वालों को। और ये जो वैक्सीनेशन फॉर ऑल की डिमांड है वो लगातार उठती रही है। दिल्ली सरकार ने भी ऐसी ही मांग की थी। खैर, इन सब के बीच सबसे हैरानी की खबर यह है कि वैक्सीन लेने के बाद भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति कोरोना पॉजिटिव हो गए, जबकि वो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे। पटना में भी दूसरी डोज लेने के महीने भर बाद 187 हेल्थ वर्कर संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना यह है कि वैक्सीन लेने के बाद भी संक्रमण का खतरा बना रहता है। हालांकि वैक्सीन लेने से हालत गंभीर होने की संभावना 80% कम हो जाती है। साथ ही साथ इन्फेक्शन से मौत का खतरा भी टल जाता है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अडार पूनावाला ने भी आज यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगने के बाद चांसेस हैं कि आप कोरोना से संक्रमित हो जाएं, लेकिन हालत इतनी नाजुक नहीं होगी कि अस्पताल में भर्ती करना पड़े। अब सवाल यह है कि कन्फ्यूज़न रोज़ बढ़ रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट की भी तमाम खबरें हैं। तो इन नई परिस्थितियों में किस पर विश्वास करें? मैंने उजाला साइग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर सचिन बजाज से इस बारे में बात की। देखिए, ये एक भ्रांति है कि वैक्सीन लगने के बाद आपको बिल्कुल कोरोना इन्फेक्शन होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। वैक्सीन लगने के बाद भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन तो देखिए आपकी नाक और मुंह से घुसता है अंदर और फिर फाइनली अंदर धीरे धीरे फेफड़ों में जाता है, और जब बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है तो आपके फेफड़े इंजर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है और उससे ऑक्सीजन लेवल गिरते हैं, जो कि एक मेजर साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन है कोरोना इन्फेक्शन का। तो अब ऐसा जो हम वैक्सीन लगाते हैं तो उसमें ये जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होनी है, जो वायरल रेप्लिकेशन से होती हैं, वो रुक जाती हैं, पर आपकी नाक तक वायरस को पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो तो हवा में घूम रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप वैक्सीन लगाने के बाद भी एसएमएस का ध्यान हमेशा रखते रहें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, यानी कि मास्क हमेशा पहने रखें, सैनिटाइजेशन करें, अपने हाथों की हाथ बार बार धोते रहें और 2 गज की दूरी बनाए रखें दूसरे लोगों से, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। आपको इन्फेक्शन हो सकता है, और वो क्योंकि वायरल रेप्लिकेशन नहीं होने देगी वैक्सीन वायरस को अंदर बढ़ने से पहले ही मार देगी, इसलिए आपको सीरियस बीमारी नहीं होगी, लेकिन आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर की तरह दूसरे लोगों को ये वायरस फिर भी फैला सकते हैं। सीधे शब्दों में अगर इजी वर्ड्स में डिस्क्राइब करना चाहें तो ये वैक्सीनेशन सोचिए सीट बेल्ट की तरह है। अगर आप सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाते हैं तो क्या उसमें गारंटी है कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा? ऐसा नहीं है, एक्सीडेंट तो फिर भी हो सकता है। इसी तरह वैक्सीन लगने के बाद इन्फेक्शन फिर भी हो सकता है, लेकिन क्या सीट बेल्ट लगाने से आपको सीरियस चोट लगने से बचाव मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सीट बेल्ट लगाने से तो बहुत जो लोगों की जान बचती है, सीरियस इंजरीज रुक जाती हैं। तो इसी तरह अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो एक्सीडेंट होने के बाद भी आपको सीरियस बीमारी नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर सचिन, वैक्सीन को लेकर कहा जाता रहा है कि वैक्सीन की एफिकेसी जितनी अच्छी होगी उतना ही हम सुरक्षित महसूस करेंगे कोरोना से, लेकिन अब जितने भी मामले आ रहे हैं, क्या एफिकेसी के दावे से उलट हैं ये? सरकार कोई आंकड़ा रख रही है इस बारे में? तो सरकार के पास एक एक कोरोना पेशेंट की जानकारी है, एक एक नंबर हमारे रजिस्टर में है, सरकार के पास इसमें आंकलित है। तो जिनको भी वैक्सीन लग रही है उनका भी पूरा डिटेल्स है सरकार के पास। कोविन प्लेटफॉर्म पर ही उसका सर्टिफिकेट निकलता है, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, तो पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है वैक्सीनेशन। तो ये आंकड़े बहुत ज़्यादा पब्लिकली अवेलेबल भी हैं और सरकार के पास भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन आंकड़ों को जांचने में या इनकी वेरिफिकेशन करने में किसी भी तरह की कोई तकलीफ है।
तो एफिकेसी तो 100% किसी ने भी नहीं बताई थी वैक्सीन की शुरू से ही। जब कोविशील्ड यानी एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन 4 हफ्ते में लगाई जा रही थी तो उसकी एफिकेसी अराउंड 70% बताई जा रही थी, और अब जब उसका इंटरवल बढ़ा दिया गया है तो 10 हफ्ते से 12 हफ्ते के बीच में अगर उसको दूसरी डोज लगाएंगे तो उसकी एफिकेसी 91% है। इसी तरह कोवैक्सीन की एफिकेसी 81% बताई गई है। तो 100 में से 80 लोगों में ही ये इन्फेक्शन रोकने में पूरी तरह कामयाब है। 20 लोगों को फिर भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन ये पक्का है कि अगर इन्फेक्शन हुआ तो आपको सीरियस बीमारी नहीं होगी, आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ेगा, आपको आईसीयू नहीं जाना पड़ेगा। इसकी ऑलमोस्ट 100% गारंटी है। ये थे डॉक्टर सचिन बजाज। मुंबई में एंटीलिया केस और कारोबारी मनसुख हिरेन की मौत के मामले में सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाझे की भूमिका सवालों के घेरे में है, क्योंकि 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर के पास से जो एसयूवी मिली थी जिसमें जिलेटिन की छड़ें रखी थी, वो पिछले साल के नवंबर से इस साल के फरवरी तक सचिन वाझे के पास थी। तो एनआईए इस मामले में जांच में जुटी है। सचिन वाझे भी एनआईए की कस्टडी में है और आज उनकी ये कस्टडी 2 दिन के लिए और बढ़ा दी गई। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि ख्वाजा यूनुस केस में साल 2004 में जब सचिन वाझे गिरफ्तार करके सस्पेंड कर दिए गए थे तो उन्हें पुलिस में वापस लाया कौन? खैर, इस पर बात करें उससे पहले ख्वाजा यूनुस केस के बारे में आपको बता देते हैं। तो 2002 की बात है, 2 दिसंबर की, जब मुंबई के घाटकोपर में बम धमाका हुआ था। 2 लोग मारे गए थे, 39 लोग घायल हुए थे और इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक व्यक्ति था ख्वाजा यूनुस, पेशे से इंजीनियर था, दुबई में नौकरी कर रहा था। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी पोटा के तहत उसकी गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस ने दावा किया कि जब यूनुस को जांच के लिए औरंगाबाद ले जाया जा रहा था तो वो भाग निकला, कह दिया कि लापता है। लेकिन सीआईडी ने जब जांच की तो पता चला कि यूनुस की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। इसी मामले में सचिन वाझे सस्पेंड हो गए, 16 साल सस्पेंड रहे, लेकिन पिछले साल जून में वो दोबारा पुलिस में शामिल हुए। तो आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने सचिन वाझे की मुंबई पुलिस में वापसी और मुंबई में सीआईयू अपराध शाखा में उनके 9 महीने के कार्यकाल के बारे में महाराष्ट्र गृह विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में उनकी बहाली के पीछे क्या वजह बताई गई है, यही पूछा मैंने मुंबई में आज तक रेडियो रिपोर्टर मुस्तफा शेख से। ये जो रिपोर्ट सबमिट की गई है मुंबई पुलिस कमिश्नर जो अभी करंट है, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी है, जिसमें ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से परमबीर सिंह को डायरेक्ट सचिन वाजे रिपोर्ट करते थे। सचिन वाजे की जो अपॉइंटमेंट की गई थी सीआईयू में, सचिन वाजे जब ज्वाइन किए थे, रीइंस्टेट हुए थे, तो वो लोकल आर्म्स से जो साइड पोस्टिंग होती है उनको क्राइम ब्रांच सीआईयू में जो समिति लाई थी, उस समिति को जो हेड कर रहे थे वो भी मुंबई पुलिस कमिश्नर कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के जो करंट कमिश्नर है उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि सचिन वाजे डायरेक्टली बिना किसी और को लूप में रखे परमबीर सिंह के लिए काम कर रहे थे या उनको रिपोर्ट कर रहे थे, और उनकी ये जो पोस्टिंग की गई थी क्राइम ब्रांच के पद पर, ये भी परमबीर सिंह के चाहने से की गई थी। तकरीबन 130 लोग थे जिन्होंने रीइंस्टेटमेंट के लिए अप्लाई किया था, उसमें से सिर्फ 14 या 16 लोग सिलेक्ट हुए थे कोविड के नाम पर कि कोविड के चलते लोगों की जरूरत है, और उनमें से एक नाम सचिन वाजे का था। पहले साइड पोस्टिंग, फिर प्राइम पोस्टिंग, और उनके जो कम फंक्शनिंग थी और जो संबंध थे वो एपीआई होने के बावजूद भी जो पुलिस इंस्पेक्टर लेवल की जो पोस्ट होती है वो पुलिस इंस्पेक्टर्स को ट्रांसफर कर एपीआई लेवल के ऑफिसर को एक पूरे यूनिट की जो जिम्मेदारी दी गई थी, ये सारी जो चीजें हुई ये जब परमबीर सिंह कमिश्नर थे मुंबई पुलिस के तब की गई। अच्छा मुस्तफा, सचिन वाझे की ओर से अपनी वापसी को लेकर कोई प्रतिक्रिया आई है? बिल्कुल, आज एक लेटर, हैंड रिटन लेटर सामने आया है जिसे सचिन वाजे ने साइन किया है। सचिन वाजे एनआई की कस्टडी में है, उनकी कस्टडी में रहते हुए ये लेटर लिखा गया है। इस लेटर में ये कहा जा रहा है कि अनिल देशमुख ने कुछ करोड़ रुपए की मांग की थी सचिन वाजे से, वो इसलिए कि उनका कहना था कि शरद पवार सचिन वाजे को क्राइम ब्रांच में नहीं चाहते हैं। अनिल देशमुख सचिन वाजे के लिए शरद पवार से बातचीत करने वाले थे और उसी के लिए उन्होंने ये पैसे की मांग की थी। दूसरा, 1650 रेस्टोरेंट और बार से 3 लाख रुपए कलेक्ट कीजिए, ये बात भी अनिल देशमुख ने सचिन वाजे से की, ऐसा वजह ने अपने लेटर में लिखा है। ये इतना ही नहीं, वजह ने अनिल परब, एक और मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में लॉ एंड जुडिशरी के, उनको भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। अनिल देशमुख ने भी एक डेवलपमेंट रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जो लोग हैं, बिल्डर्स हैं, उनको टेबल पर लाकर नेगोशिएशन करने की, और जो बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर्स है जिन पर करप्शन के चार्जेस है उनको नेगोशिएशन करने की, ये सारी चीजें सचिन वाजे को करने के लिए कही थी। सचिन वाजे का ऐसा कहना है उस लेटर में कि अनिल देशमुख हो या अनिल परब हो, ये दोनों ही लोगों के लिए उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो
उनके पास ये केस नहीं है, इसलिए वो आप कह सकते हैं कि ये जो पूरी नेगोशिएशन की बात की जा रही है ये वो नहीं कर सकते। मुस्तफ़ा, आज एनआईए ने सचिन वाझे की 2 दिन की कस्टडी और बढ़ाई है। क्या दलील दी है इसके पीछे एनआईए ने? जी बिल्कुल, एनआईए ने साफ तौर पर कहा है कि जो मनसुख हिरन की मर्डर हुई है उसमें वजह मेन कॉन्स्पिरेटर है, इसीलिए उनकी पूछताछ की जरूरत है। साथ ही साथ ये भी बात मेंशन की है कि जो जिलेटिन स्टिक्स एंटीला के बाहर रखी गई थी वो जिलेटिन स्टिक्स कहाँ से आई थी, एजेंसी ये पता लगाना चाहते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था जिलेटिन स्टिक्स का, जो अभी तक सामने नहीं आया था, लेकिन अभी सामने आया है। और ये भी कहा गया है एनआईए की तरफ से कोर्ट में कि वजह क्योंकि खुद पुलिस ऑफिसर है, उनसे जानकारी निकालना मुश्किल होता है, इसीलिए उन्हें और वक्त चाहिए इस पूरे मामले में खुलासा करने का। तो आने वाले दिनों में एंटीला मामला हो, मनसुख हिरेन मर्डर केस और ये शायद जो अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लगे हैं परमबीर द्वारा, इन सारी चीजों में एनआईए कुछ खुलासे कर सकती है। तो ये थे मुंबई से आज तक रेडियो रिपोर्टर मुस्तफ़ा शेख। और साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि इस मामले में, एंटीलिया केस में, और गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो हर महीने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट देने का आरोप मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने लगाया था, उस मामले में भी आज एनआईए ने उनसे पूछताछ की है। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। तो रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव सोमवार की शाम को भारत की करीब 19 घंटे की यात्रा पर आए थे। इस दौरान कई मसलों पर बात हुई। कुछ मुद्दे हैं जो सतह पर आ गए, सो चर्चा का विषय भी बने। सबको पता है कि शीत युद्ध के वक्त भारत और रूस की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन अब वैसी गाढ़ी रह नहीं गई। चीन के साथ हाल में जब लद्दाख की जमीन पर टकराव हुआ, तब जैसा साथ अमेरिका ने भारत का दिया वैसा रूस ने नहीं दिया, जबकि चीन से भी रूस की कोई गहरी छंती नहीं है। तो नया सिनेरियो ये है कि दुनिया के बड़े देश 2 भागों में बटे दिख रहे हैं। एक में अमेरिका, ब्रिटेन है, तो उस तरफ भारत है, दूसरी तरफ रूस, चीन और तुर्की जैसे मुल्क हैं। हमने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन दिल्ली में पढ़ाने वाले प्रोफेसर हर्ष पंत से बात की, जो विदेश मामलों पर गहराई से लिखते बोलते हैं, और उनसे पूछा कि विदेश मंत्री इतनी झट आए, पट चले गए, तो क्या चिंताएं थी उनकी कि वो इतनी जल्दबाजी में भारत आए। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की यात्रा जो भारत की रही, वो किसी हद तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी के संदर्भ में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले साल कोविड के चलते पुतिन भारत नहीं आ पाए थे। वो इस बार समिट लेवल मीटिंग के लिए भारत आएंगे, तो उसके चलते उसकी तैयारी के लिए लावरोव की यात्रा इम्पोर्टेंट है। पर जो विषय, जो सवाल भारत और रूस के संबंधों को लेकर उठ रहे हैं, उसके तहत भी ये ज़रूरी हो जाता है कि दोनों देश हाई लेवल इंटरेक्शंस जारी रखें और अपनी डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि जो विदेश नीति की प्रायोरिटीज़ हैं दोनों देशों की, वो अलग अलग, वो डाइवर्ज हो रही हैं, वो अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं, और इसके चलते ये ज़रूरी है कि कॉन्वर्सेशन के चैनल्स हाईएस्ट लेवल्स पर खुले रहें। तो जैसा हमने देखा कि दोनों ही लावरोव साहब ने और जयशंकर साहब ने अपनी अपनी बात रखने की कोशिश करी। उसमें कई ऐसे विषय थे जिसमें हमारे जो संबंध हैं, हमारे जो कन्वर्जेंस है वो कम हो रही है, जैसे अफगानिस्तान का मसला है, इंडो पैसिफिक का मसला है, क्वाड को लेकर रूस की चिंताएं हैं। दूसरी तरफ भारत की अपनी चिंताएं हैं जो कि चीन को लेकर हैं, जहां रूस चीन के साथ ज़्यादा घनिष्ठ संबंध बना रहा है, रूस पाकिस्तान की तरफ उसका रवैया बदल रहा है। वो सारी चिंताओं को लेकर भारत और रूस ने अपनी अपनी बात रखने की कोशिश करी इस यात्रा के दौरान, और ये इस यात्रा की, मुझे लगता है कि भारत और रूस के जो संबंध हैं उनको लेकर ये यात्रा इस कारण भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। अच्छा हर्ष जी, एक बात तो है कि अभी भी भारत सैन्य सामान खरीदने के मामले में रूस की तरफ देखता है। S-400 भी उससे ही ले रहे हैं हम, और अमेरिका को इस पे आपत्ति है। ऐसे में भारत कैसे मेंटेन कर पा रहा है ये दबाव? भारत, ये बात तो सभी जानते हैं कि भारत का रूस सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, और
ये हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, ये कोल्ड वॉर के टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट थी, आज भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हालांकि भारत डाइवर्सिफिकेशन अपने डिफेंस सप्लायर्स की लिस्ट में कर रहा है, अमेरिका का रोल बढ़ रहा है और इसको लेकर भी रूस में काफ़ी चिंताएं, ये भी काफ़ी चिंता का विषय है रूस के लिए, क्योंकि भारत जैसा बड़ा मार्केट रूस खोना नहीं चाहेगा। दूसरी तरफ भारत के लिए जो समस्या बन जाती है जब वो डाइवर्सिफाई कर रहा है और ऐसे समय जबकि रूस और अमेरिका दोनों के बीच में जो गतिरोध है वो बढ़ता जा रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में भारत के लिए समस्याएं बढ़ जाती हैं जब भारत S-400 जैसी डील साइन करता है रूस के साथ और अमेरिका, क्योंकि जो US कांग्रेस है उसने लॉ पास किया है कि कोई भी देश जो इस तरह की हाई एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी लेगा S-400 किस्म की, तो उस पर सैंक्शंस लगाए जाएंगे। टर्की पर तो सैंक्शंस लगा भी दिए गए हैं, लेकिन भारत को जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था तब एक वेवर मिल गया था और उम्मीद भारत ये कर रहा है कि जो भारत की रिक्वायरमेंट्स हैं वो अमेरिका समझेगा और सैंक्शंस नहीं लगाएगा या सैंक्शंस का मुद्दा आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस विषय पर अमेरिकी संसद में, अमेरिकन कांग्रेस में, US कांग्रेस में सवाल ज़रूर उठेंगे और भारत को उनका जवाब देना पड़ेगा। अभी तक भारत एक इक्विलिब्रियम बनाने में कामयाब रहा है, लेकिन जैसे जैसे अमेरिका और रूस के बीच का गतिरोध बढ़ता जाएगा, ये इक्विलिब्रियम बनाना भारत के लिए और डिफ़िकल्ट होता जाएगा। एक और जवाब मैं आपसे संक्षिप्त रूप से लेना चाहूँगा कि अफगानिस्तान का बड़ा नाम उछल रहा है। कह रहे हैं कि रूस भारत को वहाँ चल रही शांति वार्ता में हिस्सेदार नहीं बनाना चाह रहा है। अफ़गानिस्तान में बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और जो हमने भी रिसेंटली देखा है कि एक तरह से जो पुराना एक पैराडाइम था जहाँ रूस भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था 1980 और 90 में, वहाँ आज बदलाव आता जा रहा है और रूस ने भारत को बाहर, अफ़गानिस्तान पीस प्रक्रिया से बाहर रखने की बात करी। जो वहीं अमेरिका, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी नई पॉलिसी आई है उसके चलते अमेरिका भारत को अमेरिका ने बहुत महत्वपूर्ण अंग पीस प्रोसेस का माना है और उसको जो पीस प्रोसेस है उसमें जगह भी दी है। तो एक तरह से रिवर्सल ऑफ रोल्स हो गया है जहाँ तक भारत का सवाल है कि रूस थोड़ा सा संदिग्ध निगाहों से भारत का रोल देख रहा है, वहीं अमेरिका भारत को मेन स्ट्रीम पीस प्रोसेस में शामिल करने को तैयार है। और बाकी डिफरेंसेस भी बने हुए हैं, जैसे तालिबान को लेकर जहां भारत में अभी भी एक संशय है, एक जो तालिबान क्या एक नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टर बन पाएगा, वायलेंट जो उसके मीन्स हैं उनको दरकिनार करके एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल एंटिटी बन पाएगा, उस पर अभी भी सवालिया निशान खड़े हैं भारत में। वहीं रूस तालिबान को लेकर काफ़ी उत्साहित दिख रहा है और उसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनाने में पूरी तरह से लगा हुआ है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये बढ़ते जा रहे हैं और ये जो मीटिंग हुई लैवरोव और जयशंकर के बीच में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में दोनों देश कोशिश ये कर रहे हैं कि जो डाइवर्जेंसेस हैं उनको कम किया जाए। ये कितना हो पाता है ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन भारत और रूस दोनों ही जो चाइना फैक्टर है उससे कहीं पर जूझ रहे हैं। दोनों ही देश अपनी अपनी विदेश नीति में चाइना का जो रोल है उसको रीअसेस कर रहे हैं और उसके चलते चाहे वो इंडो पैसिफिक हो या अफगानिस्तान हो, सभी मुद्दों पर अड़चनें बढ़ती नजर आ रही हैं। ये थे विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष पंत। IPL शुरू होने में गिनती के दिन रह गए हैं और ऐसे में टीमों पर कोविड का कहर टूट रहा है। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स को तगड़ा झटका लगा। टीम के ऑलराउंडर अक्षर पटेल कोविड-19 पॉजिटिव हो गए। इससे पहले चोट के कारण दिल्ली कैपिटल्स के जो रेगुलर कप्तान श्रेयस अय्यर थे उनको IPL से बाहर होना पड़ा था। दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट के एक मेंबर के कोविड पॉजिटिव होने की खबर है, हालांकि नाम सामने नहीं आया है। इसके बाद वानखेड़े स्टेडियम के 10 कर्मचारी और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े 6 मेंबर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के नीतीश राणा पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन रिपोर्ट अब उनकी निगेटिव आ गई है। RCB के देवदत्त पेडिकल भी कोरोना से उबर चुके हैं, लेकिन
सवाल ये है कि टीमों के बीच बढ़ते कोरोना के मामले टीमों को कितना प्रभावित करेंगे। इस पर हमने बात की खेल पत्रकार विश्व मोहन से। देखिए, पहले तो ये कोरोना लगातार जिस तरह से देश पर आतंक की तरह छाया हुआ है, निश्चित रूप से एक डराने वाला और चौंकाने वाला भी, क्योंकि इस परिस्थिति में आईपीएल को कैसे कराया जाए ये सवाल उभर कर सामने आ रहा है। फिलहाल जो भी स्थिति यहाँ बन रही है उस पर पूरी निगाहें हैं सरकार की और साथ ही बोर्ड की। बीसीसीआई कैसे इसको आयोजित करे उसके लिए सारा प्लान उनके दिमाग में है और कोशिश ये होगी कि बचते बचाते इस पूरे टूर्नामेंट को करा लिया जाए। जो भी खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव होते हैं उन्हें अधिक से अधिक दूर रखा जाए, बायो बबल से बाहर रखा जाए और टीम के जो बैकअप हैं, खिलाड़ी हैं, उनको तैयार रखा जाए कि कब किसकी जरूरत पड़ जाए। अच्छा विश्व मोहन, जो खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, क्या उन्हें हम आने वाले आईपीएल में कम खेलता देख सकते हैं? जाहिर है, जो भी कोरोना पॉजिटिव खिलाड़ी होंगे उनके लिए आईपीएल का ये दौर मुश्किल हो जाएगा। पहले तो उन्हें कोरोना पॉजिटिव होने के बाद करीब 10 दिन तक बाहर रखना पड़ेगा। उसके बाद इसी दौरान 2 टेस्ट फिर कराने होंगे। अगर वे जांच में नेगेटिव आते हैं तभी वे बायो बबल में यानी कि जैव सुरक्षित माहौल से जुड़ पाएंगे। तो निश्चित रूप से ये जो डर सभी का है कि क्या वो खिलाड़ी फिर से वैसा परफॉर्म कर पाएगा जो पहले था, जिस स्थिति में था। यकीनन, क्योंकि प्रैक्टिस, अभ्यास, ये सारी बातें और साथ ही मनोवैज्ञानिक दबाव वो उन्हें परेशान करेगी और निश्चित रूप से कह सकते हैं उस खिलाड़ी का प्रदर्शन निखर कर तो नहीं लेकिन बिल्कुल नीचे सतह पर जाकर उनके प्रशंसकों को परेशान करेगा। ये थे खेल पत्रकार विश्व मोहन। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। और अब आपसे विदा लेने का वक्त है, लेकिन उससे पहले आपको पढ़कर सुनाते हैं आज का ईमेल जो हमें भेजा है नंदराज देशपांडे ने इंदौर से। नंदराज ने पहले तो आज तक रेडियो को उसके एक से एक अच्छे पॉडकास्ट के लिए शुभकामनाएं दी हैं। एक सुझाव दिया है उन्होंने, साथ ही साथ कहा है कि क्यों ना हम अपने पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई और जियो सावन जैसे ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म्स के अलावा Amazon एलेक्सा और गूगल मिनी जैसे स्पीकर्स पर भी लेकर आएँ। तो नंदराज, अभी आप इन्हें मैनुअली तो इन स्पीकर्स पर चला सकते हैं, लेकिन ये वॉइस कमांड पर उतना ईजिली अवेलेबल नहीं है। आपका सुझाव अच्छा है, हम अपनी टेक्निकल टीम से इस बारे में बात करेंगे कि क्या किया जा सकता है। आप इसी तरह हमें ईमेल लिखते रहिए और नंदराज की तरह और भी लोग अगर हमें ईमेल लिखना चाहते हैं तो पता है radio@aajtak.com। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पर हमारा चैनल है। यहाँ पर हमसे जुड़िए तो पॉडकास्ट का आपको हर अपडेट समय से मिलता रहेगा। इस प्रोग्राम के लिए साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इजाजत चाहूँगा। नमस्कार। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट के आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। ऑनलाइन टेस्ट शनिवार 10 अप्रैल 2021। मौका है मीडिया जगत के दिग्गजों के साथ इंटर्नशिप करने का। विजिट करें www.indiatoday.in/ITMI/ या कॉल करें on 9560065465।